नमस्कार। आज हम आर्थर कॉनन डॉयल की जो पहली शर्लॉक होम्स कहानी है, ए स्टडी इन स्कारलेट, उसके कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इसी किताब के कुछ अंश हैं और हम देखेंगे कि कैसे डॉक्टर वॉटसन की वापसी हुई, कैसे वो होम्स से मिले और कैसे उनका पहला केस सामने आया। बिल्कुल, कहानी की शुरुआत ही डॉक्टर वॉटसन से होती है। वो अफगान युद्ध से लौटे हैं, घायल हैं और लंदन में सस्ते घर की तलाश में है। हाँ, और थोड़े परेशान भी। बिल्कुल, तभी उनकी मुलाकात स्टैमफोर्ड से होती है, एक पुराने साथी से, और वहीं उन्हें शर्लॉक होम्स से मिलवाते हैं। अच्छा, वो मुलाकात कहाँ होती है? एक केमिकल लैब में। होम्स वहाँ किसी एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं, बड़े जोश में बताते हैं कि उन्होंने एक नया रिएजेंट खोजा है। हाँ, वो खून के धब्बे पहचानने वाला। वही, जो सिर्फ हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है। मतलब यही वॉटसन को पहली बार होम्स के उस जुनून का अंदाजा होता है। और फिर वो दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं। 221B बेकर स्ट्रीट। हाँ, और वॉटसन को बहुत जल्दी समझ आने लगता है कि होम्स कोई आम इंसान नहीं है। सही कहा, उनका ज्ञान बड़ा अजीब है। साहित्य, दर्शन, राजनीति, इन सब में लगभग शून्य। लेकिन केमिस्ट्री, जहर और लंदन की गलियों के बारे में गहरा ज्ञान, और अपराध का इतिहास भी। वो जैसे दिमाग की अटारी कहते हैं ना। हाँ, ब्रेन एटिक, कि दिमाग में सिर्फ वही रखो जो काम का है, फालतू चीजें बाहर। ये सिर्फ उनकी आदत नहीं, ये उनकी पूरी जासूसी के तरीके का एक तरह से निचोड़ है। और उनकी देखने की शक्ति, ऑब्जर्वेशन, कमाल की। पहली ही मुलाकात में वॉटसन को बता दिया कि आप अफगानिस्तान से आए हैं। हाँ, और वॉटसन तो हैरान रह गए थे। बिल्कुल, लेकिन होम्स ने फिर समझाया, वो कोई जादू नहीं था, वो लॉजिक था। फौजी हुलिया, चेहरे पर धूप का असर, लेकिन कलाई गोरी और वो हाथ की चोट। छोटी छोटी बातें जिनसे नतीजा निकाला। एग्जैक्टली। इसी बीच डिटेक्टिव ग्रेगसन का एक खत आता है। अच्छा, केस आ गया। हाँ, ब्रिक्सटन रोड पर एक खाली मकान है, वहां इनोक ड्रेबर नाम के एक आदमी की लाश मिली है। ओह। कमरे में खून के निशान है, पर लाश पर कोई जख्म नहीं है। ये तो बड़ा अजीब है। खून कहाँ से आया? यही तो पहेली है, और होम्स के लिए ये एक चुनौती है जिसे वो छोड़ नहीं सकते। तो वो जाते हैं घटनास्थल पे? फौरन। वहां डिटेक्टिव लेस्ट्रेड और ग्रेगरसन भी हैं। होम्स अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास और टेप मेजर निकालते हैं और बहुत बारीकी से सब कुछ देखते हैं। पैरों के निशान, धूल। हाँ, और सबसे रहस्यमयी चीज, दीवार पर खून से लिखा हुआ एक शब्द, राशे। राशे, इसका क्या मतलब? पुलिस वाले सोचते हैं शायद रेचल लिखना चाह रहा होगा, अधूरा रह गया, पर होम्स शायद कुछ और सोचते हैं। जर्मन में इसका मतलब होता है बदला। ओह अच्छा, और उन्हें वहां एक अंगूठी भी मिलती है ना? हाँ, एक औरत की शादी की अंगूठी जो लाश के पास पड़ी थी। यहीं से होम्स अपनी वो मशहूर डिटेक्टिव मेथड इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। वो वॉटसन को समझाते हैं कि कैसे छोटी छोटी अनदेखी चीजों से पीछे की तरफ सोचते हुए वो नतीजे पर पहुंचते हैं। जैसे कदमों की लंबाई से कद का अंदाजा लगाना। हाँ, या कैब के पहियों की निशान पड़ना। ये सब मिलकर कहानी बताते हैं। फिर वो अंगूठी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उसे एक चारा बनाते हैं। अखबार में विज्ञापन देते हैं कि अंगूठी मिली है। और कोई आता है उसे लेने? हाँ, एक बूढ़ी औरत बनकर कोई आता है। असल में वो हत्यारे का साथी होता है, भेष बदलकर। पर वो बहुत चालाक है, होम्स को चकमा देकर भाग जाता है। मामला और उलझ गया। हाँ, पर होम्स को ये पता चल गया कि अपराधी कितना शातिर है। और फिर एक और हत्या हो जाती है। किसकी? ड्रेबर का जो साथी था, जोसेफ स्टेंगसन, उसकी भी लाश मिलती है, और वहां भी दीवार पर लिखा है रेच। अरे बाप रे, बिल्कुल वैसा ही। अब होम्स का शक और पक्का हो जाता है। हाँ। उन्हें कैब के निशानों से पहले ही शक था कि कातिल कोई कैब ड्राइवर हो सकता है। बिल्कुल। वो अपने बेकर स्ट्रीट इरेग्युलर्स, गली के कुछ लड़कों की मदद लेते हैं। हाँ, उनकी छोटी सी जासूसों की फौज। हाँ, और उनकी मदद से कैब ड्राइवर जेफरसन होप का पता लगाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं बड़ी चालाकी से। और वो मान लेता है। हाँ, होप अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है कि ये सब उसने बदला लेने के लिए किया। बदला? किस बात का? सालों पुरानी कहानी, यूटा में मॉर्मन समुदाय में कुछ हुआ था। ड्रेबर और स्टैंगरसन ने उसकी मंगेतर लूसी फेरियर और उसके पिता की मौत में भूमिका निभाई थी। ये उसका बदला था। ओह, तो ये एक रिवेंज स्टोरी थी। हाँ, उसने जहरीली गोलियों का इस्तेमाल किया था। एक जहरीली, एक सादी। वो चुनने का मौका देता था। इसे वो किस्मत का खेल कहता था। कितना भयानक। सालों तक पीछा किया उसने। हाँ, लेकिन इससे पहले कि कानून उसे सजा देता, उसकी खुद ही मौत हो जाती है।
उसे कोई बीमारी थी, एन्यूरिज्म। मतलब केस सुलझ गया, पर अंत बड़ा अजीब हुआ। हाँ, एक तरह से कुदरत ने ही फैसला कर दिया। होम्स ने केस सुलझाया, पर क्रेडिट किसको मिला? हमेशा की तरह पुलिस को, लस्ट्रेड और ग्रेगसन को। हाँ, वॉटसन ना होते तो शायद दुनिया होम्स की असली काबिलियत जान ही नहीं पाती। ये कहानी वाकई एक सवाल छोड़ जाती है। जेफरसन होप, वो एक बेरहम कातिल था या हालात का मारा हुआ एक इंसान जिसने अपना बदला खुद लिया? सच में, न्याय और बदला, इसके बीच की जो लाइन है ना, वो बहुत धुंधली है। क्या हालात किसी को इतना मजबूर कर सकते हैं कि वो कानून अपने हाथ में ले ले? ये सोचना तो पड़ता है।